तो हिंदी यवन, लेकिन अगर कहें नियमित किसने चलाए तो विम कड़फिसेस ने, जिसके पिताजी थे कुजुल, जिन्होंने चलाए थे तांबे के सिक्के, जिनका इंटरेस्ट था बौद्ध धर्म में, जो हिंदू कुश को क्रॉस नहीं कर पाए थे। ये क्रॉस करके पंजाब तक आ गए, सोने के सिक्के चला रहे हैं, और ये जो है इंडिया में नियमित काम कर रहे हैं सिक्कों पर। सिक्के, इनके सिक्के जो थे इस पे यूनानी और खरोष्ठी लिपि है, तो ये तो पिताजी के पे भी थी, इनके पे भी है। और देखो खास चीज़, इनके सिक्कों पे शिवजी भगवान, नंदी उनका बैल और शिवजी का त्रिशूल, इन तीनों में का अंकन है। कोई राजा अपने सिक्के पे वो चीज़ छपवाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। इससे ये दिखता है कि इनके पिताजी कुजुल का इंटरेस्ट होता बौद्ध धर्म में, लेकिन इनका इंटरेस्ट था इंडिया के शैव धर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पिता का इंटरेस्ट है शैव में, दादा और पोते का इंटरेस्ट है बौद्ध धर्म में। दादा ने बौद्ध के लिए काम किया था अपनी टेरिटरी में, पोते ने बौद्ध के लिए महासंगीति का है। तो पिताजी का इंटरेस्ट किसमें था? नंदी बैल दिख रहा है इनके सिक्के पर, धर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पिता का इंटरेस्ट है शैव में, दादा और पोते का इंटरेस्ट है बौद्ध धर्म में। दादा ने बौद्ध के लिए काम किया था अपनी टेरिटरी में, पोते ने बौद्ध के लिए महासंगीति का है। तो पिताजी का इंटरेस्ट किसमें था? नंदी बैल दिख रहा है इनके सिक्के पर, शिवजी दिख रहे हैं और त्रिशूल दिख रहा है। तो पिताजी का इंटरेस्ट है शैव धर्म में, ठीक है, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए हैं नियमित। कुजुल का इंटरेस्ट किसमें है? पहले वाले का, बौद्ध धर्म में। सिक्कों पे महात्मा बुद्ध के चित्र हैं। और जो पिताजी हैं, पिताजी मतलब यहाँ कनिष्क को मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, इनके सिक्कों पर है शिवजी का, क्योंकि नंदी बैल है। पूछ लेंगे किसके सिक्कों पर? नंदी, शिव और त्रिशूल है, तो कुजुल कड़फिसेस के बेटे विम कड़फिसेस के सिक्कों पर। नेक्स्ट देखो, अब कनिष्क आ गया। पिताजी और दादा याद रखना इसके, तांबे के सिक्के दादा के, पिता के सोने के सिक्के। पिताजी का इंटरेस्ट किसमें है? शैव धर्म में, और दादा का इंटरेस्ट किसमें? बौद्ध धर्म में। अब कनिष्क पढ़ते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, एग्जाम्पल आप दे ही सकते हो। ये अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में, मथुरा तक, दक्षिण तक, और कश्मीर इन्होंने बसाया। तो फिर इनके पास कश्मीर प्रॉपर नहीं बसाया, 2 शहर। तो इससे दिखता है कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज थी। छोटा सा राजा है लेकिन बाउंड्रीज बहुत बड़ी। अफगानिस्तान इनके पास था, कश्मीर था, मथुरा था, पाटलिपुत्र यानी महाजनपद मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा, और सिंध पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया का एक बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में था। बहुत इंपॉर्टेंट देखो, सिल्क रूट, रेशम मार्ग पर इनका कब्जा था। रेशम मार्ग आती है आपके दिमाग में आना चाहिए चीन, भारत, और फिर कई हिस्से जाके कहाँ तक? कैस्पियन सागर, लाल सागर और काला सागर। बीच के रूट अलग अलग है। इंडिया तक रूट एक जैसे, फिर इंडिया से डायरेक्शंस बदलती थी। इंडिया तीनों में आता था। 3 रेशम मार्ग देखो, चीन से निकलते थे, क्योंकि चीन ही जानता था रेशम बनाना, हमें तो नहीं आता था उतना। तो तीनों में चीन आएगा, स्टार्टिंग चीन से। तीनों क्रॉस करते थे भारत को, इसीलिए इनसे पैसा लिया जाता था। तो सिल्क रूट हमारे लिए भी कमाई का साधन था। फिर ये कहाँ तक जाते थे? कैस्पियन सागर तक जाता था। जितने देश पड़ेंगे उनमें व्यापार करेंगे। एक लाल सागर तक, एक काला सागर। ये ध्यान रखना, हम तीनों में है। चीन की स्टार्टिंग, चीन तो है ही मेन, लेकिन रूट हमारे देश से गुजरेगा, फिर कैस्पियन सागर, लाल सागर और काला सागर। नेक्स्ट पे आ जाओ। अफगानिस्तान में एक अभिलेख है, रब तक। ये खतक मत पढ़ना इसको, ये रब है, रब, रब तक। रब तक एक अभिलेख है, ये कनिष्क का है अफगानिस्तान में। और इसमें ना इंडिया के 4 शहरों के नाम लिखे हैं। आपको अपने शहर याद है? कौशाम्बी, वत्स की राजधानी, पाटलिपुत्र, साकेत, ये हमारे शहर हैं। हमारे शहरों के नाम कनिष्क ने अफगानिस्तान में एक लेख लिखवाया चट्टान पे, उस पे लिखवाए। तो ये मान लो कि इसकी टेरिटरी का हिस्सा होगा, तभी तो वहाँ इसका पत्थर लगा होगा। तो अफगानिस्तान में एक अभिलेख है, रब तक अभिलेख, कनिष्क का है ये रब तक अभिलेख। इसमें 4 शहर देखो कौन कौन से हैं। कौशाम्बी, कौशाम्बी आप समझे? वत्स की राजधानी। वत्स अगर आपको याद हो तो जो वज्जी, मगध, कौशल थे ना, उनके पास काशी, काशी के नीचे था छोटा सा वत्स, एक महाजनपद था वो भी। तो कौशाम्बी उसकी राजधानी थी। चंपा अंग की राजधानी है, चंपा अंग। चंदना अगर आपको याद हो, जैनियों में जो पहली महिला गण की अध्यक्षा बनी थी। ऐसे ही पाटलिपुत्र और साकेत। तो ये 4 हमारे शहर है, लिखे हैं अफगानिस्तान की चट्टान पर। इसका मतलब उस राजा का यहाँ से वहाँ तक पूरी टेरिटरी थी। इससे क्लियर हो गया। कश्मीर में इन्होंने 2 शहर बसाए, एक अपने नाम पर कनिष्कपुर और एक कुंडलवन कश्मीर, जहाँ चौथी बौद्ध महासंगीति हुई। ये कैसे पता हमें इस बारे में? राज तरंगिणी नाम की किताब बताती है। राज तरंगिणी जो किताब है ना, ये कलहण नाम के आदमी ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संस्कृत में लिखी है और इसके टाइम में नहीं लिखी है, तो पहली शताब्दी का राजा है। ये लिखी गई है 1148 में, यानी 12वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखी गई है। कलहण ने, कश्मीर का इतिहास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट बहुत बार देखा जाता है। कह देंगे राजतरंगिणी किसने लिखी है, तो कल्हण ने। किसका इतिहास है, तो कश्मीर का इतिहास। वहीं लिखा है कि कनिष्कपुर नाम का शहर और कुंडलवन राजा कनिष्क ने बसाए, जिनके पिताजी थे विम कडफिसेस, जिनके दादा थे कुजुल कडफिसेस। कुजुल के तांबे के सिक्के हैं, बौद्ध धर्म में आस्था है, और विम के सोने के सिक्के हैं और शैव धर्म में आस्था है। कैसे पता, सिक्के पे नंदी बैल है, शिवजी भगवान है और त्रिशूल है। नेक्स्ट देखते हैं पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र पे कोई ना कोई तो राज कर ही रहा होगा ना, जब कनिष्क राजा था तो अटैक करना पड़ता था, ऐसे कोई नहीं मानता था। तो इसने अटैक किया, कनिष्क ने अटैक किया और यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ले गया, ये अपने एरिया में ले आया। आप ऐसे ही याद करो, जब हमने पढ़ा था, जो सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य था उसका बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार याद है, उसने 3 चीज़ें मांगी थी, सूखे मेवे में अंजीर मांगी थी, मीठी शराब और एक दार्शनिक। ऐसे इंडिया में ये विदेशी आया, पाटलिपुत्र पे अटैक किया और 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन बात यह है कि विदेश नहीं ले गया क्योंकि ये कश्मीर में ज़्यादा रहा करता था। तो 3 चीज़ें देखो इन्होंने क्या क्या ली। अश्वघोष, पढ़ा लिखा तेज दिमाग बौद्ध धर्म का ज्ञाता आदमी है अश्वघोष। पहले ना इंटेलिजेंट लोगों को राजा ऐसे एक दूसरे से उठा लिया करते थे, अटैक करते और वहाँ से इंटेलिजेंट लोगों को पकड़ के ले जाते, क्योंकि तब इंटेलिजेंस ऐसे बिखरा हुआ नहीं था जैसा आज है। तब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तब ज्ञानी लोग बहुत मुश्किल से मिलते थे। तो अश्वघोष को ले गया ये कि भाई ये तेज दिमाग बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध ज्ञाता है, दार्शनिक है, इसको मैं अपने पास रखूंगा। और फिर पूरी इज्जत दी अश्वघोष को, क्योंकि ये वही अश्वघोष है जिसको इसने चौथी बौद्ध महासंगीति का उपाध्यक्ष भी बनाया। तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए कहते हैं कि बुद्धि अगर है तो वो अपनी इज्जत अपने आप करवा लेती है। अगर आपके अंदर तेज दिमाग है ना, तो आप कभी भी, आपका कैलिबर, आपकी स्किल दबी नहीं रहेंगी, वो हर जगह कहीं ना कहीं जाके बाहर आ जाएंगी। लायकियत इकट्ठी करते रहो, लायकियत कभी दबती और छुपती नहीं है। अश्वघोष को पकड़ के ले गया है, लेकिन इज्जत के साथ वहाँ इतना बड़ा ओहदा दिया कि आज भी अश्वघोष के बारे में पढ़ा जाता है, किताब लिखी थी अश्वघोष ने। चलिए, अश्वघोष को ले गया। बुद्ध, भगवान बुद्ध का बड़ा भिक्षु वो था ना, ये भी अनुयायी, तो उनका भिक्षा पात्र पड़ा हुआ था। जैसे भाई बौद्ध, आप आज भी जानते हैं महात्मा बुद्ध का सारी चीज़ें, महात्मा बुद्ध नहीं, सॉरी, आज तो हम बात करें, अगर करंट की बात करें तो गांधी जी को मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल है। गांधी जी की जितनी चीज़ें थी ना डेली यूज़ की, वो सब आज भी रखी हैं म्यूजियम्स में। गांधी जी का चश्मा, उनकी लाठी, उनकी चप्पल, वो चादर जिसमें वो लिपटे हुए थे जब उनको नथुराम गोडसे ने मारा था, उनका दांत टूटा था, दांत में उनको टूथ प्रॉब्लम थी तो उनका दांत निकाला गया था। वो टूटा हुआ दांत जो है ना, आज भी म्यूजियम में सेफ पड़ा है, आप देख सकते हैं। दिल्ली में राजघाट जो महात्मा गांधी की समाधि है ना, इसके ठीक अपोजिट में गांधी संग्रहालय है, सारी चीज़ें पड़ी हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, गुजरात में भी ढेरों चीज़ें ऐसी म्यूजियम में रखी हैं। तो जैसे आज हम सहेज के रख रहे हैं ना, तो पुराने टाइम में ऐसे महात्मा बुद्ध और जैनियों की सारी चीज़ें सहेज के रखते थे। तो महात्मा बुद्ध किसी भिक्षा पात्र में, इंसान ही तो थे, ऐसे भिक्षा मांगते थे घर घर जाके, पेट भरने के लिए ही भिक्षा मांगा करते थे, घर घर जाके, भाई रोटी दे दो, आज का काम चल जाएगा। तो ऐसा वो जो भिक्षा पात्र था, दान पात्र, जिसमें कि वो लोग उनको भिक्षा या 2 रोटी रखते होंगे, वो ये लेकर आए। पाटलिपुत्र में था वो, तो ये उठा के लाए कि भाई ये तो महात्मा बुद्ध का है और इसकी तो मैं इज्जत करता हूँ बहुत। तो भिक्षा पात्र लाए, एक पढ़ा लिखा तेज दिमाग आदमी लाए और एक अद्भुत मुर्गा मिला इनको। कहते हैं ये मुर्गा क्या था, ये भविष्य बताता था। ऐसा मुर्गा जो भविष्य बताता था, पता नहीं बताता था कि नहीं, लेकिन लिखित में है ये कि 3 चीज़ें पाटलिपुत्र से ले गए, एक दार्शनिक अश्वघोष, एक महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक ऐसा मुर्गा जो भविष्य बताता था। तो कश्मीर इनका, पाटलिपुत्र तक इनका राज हो गया। अब है राजधानी। कितने शहर इनकी राजधानी थे? 2 शहर। पुरुषपुर, पेशावर तो इनके पिताजी ने बना लिया था क्योंकि वो आ गए थे पाकिस्तान तक। 13 मंजिला एक टावर बनाया, 13 मंजिला, मैंने शायद 14 बोल दिया था, 13 मंजिला टावर था, 400 फीट ऊंचा। इस टावर का क्या काम था? यहाँ बौद्ध भिक्षु आए, वो आराम करें, रहें यहाँ, तो उनका रेजिडेंस टाइप बना दिया। वो एक जगह टिक के नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं, लेकिन जहाँ भी रहेंगे तो जगह तो चाहिए। तो इसने पेशावर, पुरुषपुर में 13 मंजिल का एक टावर बना दिया, 400 फुट ऊंचा। इसको दे दिया नाम संघाराम बौद्ध विहार। विहार आप जानते हैं रेजिडेंशियल कॉलोनी टाइप थी इन लोगों की, बौद्ध भिक्षुओं की। तो 13 मंजिल का 400 फुट ऊंचा, नाम क्या है? संघाराम बौद्ध विहार। एग्जाम में आ जाएगा संघाराम बौद्ध विहार कहाँ स्थित है, तो फिर याद नहीं आएगा, आधे टिक कर देंगे पाटलिपुत्र। मैंने तुम्हें पुव्वाराम, जैतवन, वेणुवन ये सब पढ़ा रखे हैं, ये बौद्ध धर्म से जुड़े विहार हैं। आज हम पढ़ रहे हैं संघाराम। ये किसने बनाया है?
कनिष्क ने कहाँ बनाया है? पुरुषपुर या पेशावर पाकिस्तान के हिस्से में, जो इसकी राजधानी में है। मथुरा में देखो दूसरी राजधानी में देवकुल बनाया, बताया ना मंदिर बनाया था, और अपने पिताजी की, अपनी देवताओं की और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां। तो देवकुल, इसमें देवताओं की मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की मूर्ति, अपने पिताजी कौन है इनके? विम कड़फिसेस, सोने के सिक्के चलाने वाले, दादा ने तांबे के चलाए थे, और स्वयं की मूर्तियां लगा ली आदम कद की। ये रोमन वस्त्र पहना है, ये मूर्तियां तो हैं तो हमारे यहाँ की, लेकिन कपड़े पहना रखे रोमन। मैंने बताया वो कैसा ट्रायंगल शेप का कुर्ता टाइप था, अजीब सी ड्रेस थी, चोंगा टोपी पहने हुए, और मतलब अलग, हमारा इंडियन कल्चर नहीं था वो। नुकीले जूते थे, चोंगा था और टोपी थी। तो उन सब बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बनवाए ना 10-10 फुट के, 8-8 फुट के, उन सब की ड्रेस ऐसी बनाई हुई है। ये यूनानी ड्रेस है सारी, रोमन, यूनान के आसपास, इटली रोम के आसपास ये ड्रेस पहनते थे। नेक्स्ट देखो विद्वान, इसके जो टेरिटरी थी, इसका जो इलाका था, इसमें पढ़े लिखे लोग थे। आप इस चीज़ को मानो कि जितने राजा प्रतापी हुए ना, उन लोगों ने दिमाग की हमेशा कद्र की है, उन्होंने हमेशा तेज दिमाग लोगों को इम्पोर्टेंट माना है और बड़े पद पर पहुंचाया। तो इसके विद्वान थे अश्वघोष, जिनको ये पकड़ के कहाँ से लाया था? पाटलिपुत्र से। 3 चीज़ें लाया था ना, एक विद्वान, एक वो भविष्य बताने वाला मुर्गा, एक भिक्षा पात्र। तो अश्वघोष हैं, इनको देखो कितना इंपॉर्टेंट बना लिया, अपने राज का कवि बना लिया, अपने एरिया का सबसे बड़ा कवि। राज कवि मतलब राजा का कवि, तो ये बहुत बड़ी पोस्ट थी। चौथी, बौद्ध संगीति का क्या बना दिया? उपाध्यक्ष बनाया, क्योंकि अध्यक्ष तो वसुमित्र बने थे। इन्होंने बुक लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्ध चरित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये एग्जाम में आ जाएगा। बुद्ध चरित किताब किसने लिखी है? अश्वघोष ने, क्योंकि उसको बुद्ध के बारे में नॉलेज थी। कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र में। कौन पकड़ के ले गया? कनिष्क, जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अश्वघोष की किताब का नाम भी, और ये उपाध्यक्ष था ये भी। चरक, बहुत बड़ा डॉक्टर समझ लो, उस टाइम पर डॉक्टर्स को वैद्य कहा करते थे, वैद्य, तो ये वैद्य था, और इसकी किताब है चरक संहिता, जिसमें इसने लिखा है कि कैसे शरीर में अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो कैसे चीज़ों का, फलों का रस और ये सब, जैसे आज जैसे हम लोग कहते हैं ना, बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए आयरन सिरप पिलाओ, A to Z जो है वो मिनरल्स की दवाइयाँ आती हैं, ये उस टाइम भी जानते थे। इन्होंने उस टाइम भी लिखा है कि कैसे लोहा शरीर के लिए ज़रूरी है, या जो आयरन है इसकी कमी किससे पड़ी, ये सब बातें लिखी हैं। तो चरक ने, चिकित्सक है, चरक संहिता नाम की किताब लिखी है। तो चरक की किताब है चरक संहिता, वैद्य था ये। किसके दरबार में है? एग्जाम में आ जाएंगे 4 राजा। चरक किसके दरबार में है? कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन, बहुत तेज दिमाग, ऐसा आदमी जिसको भारत का आइंस्टीन कहा गया है। आइंस्टीन तो आप जानते हैं ना कितना तेज दिमाग साइंटिस्ट था, तो इंडिया का आइंस्टीन बाद में कहा, तब तो कोई आइंस्टीन नाम का आदमी था ही नहीं। लेटर स्टेज में कहा है एक महिला ने, जिसका नाम है मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अल्कॉट, इन्होंने मिलके एक बहुत बड़ी संस्था बनाई थी, कभी बात करेंगे उसके बारे में। तो मैडम ब्लावात्स्की अभी 1875 में संस्था बना रही हैं, तो आप सोचो कि बहुत पुरानी नहीं है। ये किसके बारे में बात कर रही हैं? जो पहले शताब्दी का आदमी था, यानी हजारों साल बीत गए, 1900-1800 साल बाद एक औरत कहती है कि ये भारत का आइंस्टीन रहा होगा, इतना तेज दिमाग था। कौन था ये? नागार्जुन। इसने शून्यवाद दिया, शून्य मतलब जीरो, जीरो के टॉपिक पे काम किया इसने। और भारत का आइंस्टीन किसने कहा है? मैडम ब्लावात्स्की ने। तो शून्यवाद का जनक पूछ लेंगे कौन है भारत में? नागार्जुन। किसके दरबार में? इतना बड़ा तेज दिमाग, मैथमेटिक्स जानने वाला, साइंस जानने वाला आदमी किसके दरबार में? कनिष्क। कनिष्क तभी तो इतना प्रतापी राजा है, साइंटिस्ट उसके पास हैं, लिटरेचर लिखने वाले उसके पास हैं, बहुत अच्छी चीज़ों का मिश्रण था ये। पार्श्व, ये एक आदमी है, इनके कहने पे 4th बौद्ध महासंगीति का आयोजन किया गया, और अध्यक्ष कौन बने उसके? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन बना? अश्वघोष, जिसकी किताब का नाम क्या है? बुद्ध चरित। कहाँ से लाया था? पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट देखो सिक्के, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, नोट्स बना लेना बहुत ज़रूरी है, ये आते ही नहीं, लाइफ लॉन्ग भी समझ में नहीं आते। सिक्के ध्यान से देखो, गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने दिखाए हमें? हिंद यवन। इससे पहले हमें नहीं पता था कि सोने के सिक्के बनते हैं। देखो हमारे पास सोने के ढेर बहुत पहले से थे, कोई हम गरीब नहीं थे। निष्क याद होगा ना, स्वर्ण का ढेर था वैदिक काल में, लेकिन प्रॉपर सिक्का जिसे कहते हैं, गोल पंचमार्क कह लो या किसी पे कुछ उभरा हुआ, वो हमें नहीं पता था। उस तरह के सिक्के नहीं थे सोने के। तो सोने के सबसे पहले सिक्के हिंद यवनों ने इंट्रोड्यूस किए, लेकिन ये छोटे एरिया में थे, नियमित नहीं थे, इनका भरोसा नहीं था। नियमित प्रॉपर तरीके से जो गोल्ड कॉइन सबसे पहले लाया वो कुषाण वंश का विम लाया। ये विम किसके पिताजी हैं? ये पिताजी हैं कनिष्क के, जिन्होंने कौन सा पर्वत पार किया था? हिंदू कुश पर्वत। तो ये पहले
प्रॉपर तरीके से जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वैसे कहने के लिए हिंदी यवन। सबसे प्योरेस्ट गोल्ड के सिक्के कौन लाया? कुषाण। इन्होंने प्योर गोल्ड का यूज किया, 24 कैरेट का। इसके बाद है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के। अब ये इतने अमीर थोड़ी है, थे ये अमीर, लेकिन पूरे इंडिया पे इनका राज नहीं था। इनका तो भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का कुछ हिस्सा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं पढ़ाऊंगी अब आगे जो पढ़ेंगे, गुप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी वजह से इंडिया ने इतनी ग्रोथ की जिसको कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो गुप्तों के टाइम पर अमीर है ना, तो मात्रा ढेर है, बहुत सिक्के हैं, बहुत ज्यादा। प्योरेस्ट बनाए हैं कुषाणों ने, सबसे पहले लाए थे हिंदी यवन, लेकिन प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस किए कुषाणों ने। प्योरेस्ट फॉर्म भी कुषाणों की, लेकिन मात्रा ज्यादा, ढेर के ढेर मिले गुप्तों के, इनके ढेर नहीं मिले। ठीक है। इसके बाद है चांदी का सिक्का, ये भी गुप्तों ने ही चलाया। इसकी कहानी है, बताऊंगी क्यों चलाया था इन्होंने, आज सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। अब देखो ध्यान से, कांच या शीशा, वो कांच जिससे हमारी खिड़की बनती है, खिड़की में जो लगा होता है, ये स्ट्रेटो सेकंड ने चलाए थे, ये हिंद यवन था। लेकिन अगर पेपर में सीसा आ जाए, सीसा, ये श नहीं है, स है, लेड के सिक्के, तो आप टिक करेंगे सातवाहन। स सीसा सातवाहन। शीशा कहें, कांच कहें तो स्ट्रेटो सेकंड हिंद यवन। चांदी कहेंगे तो गुप्त, प्योरेस्ट गोल्ड कहेंगे तो कुषाण। आज टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ये शैलियाँ पढ़ने का आज टाइम नहीं है, ये मैं कल पढ़ा दूंगी, क्योंकि इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज कनिष्क का आधे से ज़्यादा टॉपिक हमने कवर कर लिया। रह गया है थोड़ा सा टॉपिक, वो कल पढ़ाऊंगी। और कनिष्क को अपने घर पे जितना पढ़ाया है ना, लास्ट के 10 मिनट्स में जो पढ़ाती हूँ, ये नोट्स बनाया करो। PDF की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको पूरी कहानियाँ सुन के लास्ट के 10 मिनट में नोट्स बना लिया करो इन्हीं स्लाइड्स से। जो मैंने ये 8 स्लाइड्स दिखाई है ना, इनको एज इट इज़ अपनी किताब में, इसमें कॉपी में, रजिस्टर में उतार लेना। हेडिंग्स डाल के लिखा करो हर चीज़ को। तुम कुछ दिनों में देखोगे तुम्हारा एक मोटा सा रजिस्टर तैयार मिलेगा, जिसमें तुमने वो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, अगली क्लास का टाइम हो गया है। बाकी कल मिलेंगे, इसी टॉपिक को कंप्लीट करके फिर आगे गुप्त काल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसके सिक्कों के बारे में